ओके तो देखिए, हमारा जो लास्ट टाइम का डिस्कशन था उसमें हमने वो बेसिक से पॉइंट डिस्कस किए थे जो जस्ट एज ए डेफिनेशन भी याद रखो तो इट्स मोर देन इनफ। उसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, जिसको ज़्यादा मेरे हिसाब से टाइम नहीं देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो डेफिनेशंस वगैरह है, जो सिचुएशंस वगैरह है, वो 2 डायमेंशन में दिखते हैं, जो होता 3 डायमेंशन में है। और ये इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी उसको इजीली इमेजिन कर ले। सो आई सजेस्ट कि आप उसमें से कोई यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख सकते हैं, एनिमेशन वगैरह। बट माई अगेन पर्सनल सजेशन इज दैट कि वो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट जो भी आप टाइम उसमें डालते हो, वो टाइम का कोई मतलब नहीं बनता है। रीजन इज दैट कि अर्थ के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है जो इमेजिनरी है, उससे जो प्लेन बनेगा वो इमेजिनरी है। अर्थ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो लाइंस हमने बनाई है, वो जो प्लेन बनाता है वो इमेजिनरी है। उसके बीच में जो प्लेन बनेगा, वो प्लेन जो है वो इमेजिनरी है। ओके, तो यहाँ पे जितना भी है वो सब कुछ इमेजिनरी ही है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो जितना है उसको वैसा रहने दो, और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, उसका जो बेसिक आइडिया है, उसी बात को आप सिर्फ समझने का ट्राई करो, दैट्स इट। प्लस उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई एक अर्थ का हमने एक फिगर ड्रॉ किया, अर्थ को फिगर से हमने समझने का ट्राई किया था लास्ट टाइम। और वहां से हमने समझा कि मान लीजिए जहाँ पे जोग्राफिकल नॉर्थ है वहां पे जियो मैग्नेटिक साउथ आता है। वो एग्जैक्ट उसी जगह पे नहीं आता है, थोड़ा साइड में आता है, अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर उसने कहा नॉर्थ कनाडा की ओर। प्लस वहां पे ऐसा बताया कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो नॉर्थ से ऊपर की ओर और साउथ से मतलब ऑस्ट्रेलिया से वो थोड़ा अलग, मतलब वहां पे टिल्टेड होता है और वो थोड़ा डीप भी है। ओके, और उसके हिसाब से मैंने कहे थे कुछ कुछ लाइंस जो है वो एमसीक्यू के लिए काम में आती है। तो माय सजेशन इज दैट कि वो लाइंस जो है उसी को याद रखो, तो शायद आपको ज़्यादा फायदा उसमें हो सकता है। आज यहाँ पे हम उसके कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, जिसमें बहुत सिंपल सी उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह का डिस्कशन करना है। तो अब यहाँ से जो भी आगे बढ़ेगा, वैसे आज ये पूरा चैप्टर जो भी आपने देखा है, तो यू ऑल्सो फील दैट कि यार इसमें समझना कम, कंपैरिजन ज़्यादा है। दूसरा ये है कि समझना कम और एक्सेप्ट करना ज़्यादा है। अब तो जो टॉपिक है वो तो प्रॉपर्टीज़ के ही टॉपिक है, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, डाया, पैरा एंड फेरो। अब वो है तो है, डाया ऐसा होता है, पैरा ऐसा होता है, फेरो ऐसा होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो कि जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें आपको एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ ये ऐसा है तो है। तो यहाँ पे भी ये जो टॉपिक है वो भी आपको यही समझाएगा कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, हाँ है तो है। सो देर इज नॉट एनी काइंड ऑफ लॉजिक जहाँ पे आपको कोई लॉजिक लगाना है या तो यस एग्जैक्टली समझ, ऐसा नहीं है, इट्स गिवन। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको सिर्फ ट्राई करना है कि वो पॉइंट्स आप समझ पाओ। हाँ, उसका एक बाइफर्केशंस होगा कि हम उसको कैसे समझे, कैसे याद रखें, उसको एक दूसरे से कैसे अलग करें। तो शायद वो कुछ कुछ पॉइंट्स है, या तो मान लो 5 या 7 प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें से कौन कौन सी आपको याद ही होनी चाहिए। अगर पूछा जाए तो ढेर सारी, उसमें से कौन सी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो वो जो पॉइंट है जो आपको सुनकर समझकर याद रखने हैं, नोट्स में से आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है कि डाया मतलब कैसा मैग्नेट, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उसका बिहेवियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा हो सकता है, उसका बिहेवियर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा हो सकता है। 4 पॉइंट हो गए। तो क्या उसकी परमियाबिलिटी जिसको हम म्यू कहते हैं वो कैसा हो सकता है, दैट वी कॉल एज रिलेटिव परमियाबिलिटी, मतलब डाया मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमियाबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो कैसा होता है, उसका बेसिक बिहेवियर कैसा होता है। अगर ये 4-5 पॉइंट याद रख लो, इतना दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि आज जो भी हम पढ़ेंगे वो यहाँ पे एज ए नोट्स या तो एज ए इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। पर इतना अच्छी तरह से दिमाग में बैठ कर रखिए, अच्छी तरह से रखिए दिमाग के अंदर कि ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है। 2 मार्क के लिए आपको कोई भी 4 पॉइंट चाहिए, और 4 सही पॉइंट, अच्छे वाले पॉइंट चुनिए तो आपका काम आसान है। यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट इसलिए दिए जाते हैं कि जिसको जो 4 अच्छे लगे वो 4 याद रख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, या तो उसमें से क्या क्या आपको आइडिया निकालना है, वो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का ट्राई किया। अब देखिए, जो लास्ट टाइम का हमारा डिस्कशन था उसमें अर्थ एलिमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं उसका हमने डिस्कशन किया था। ओके,
और ये फिगर जो था उसका हमने डिस्कशन किया था। वैसे इस फिगर को आप सीधा रखो, जैसे आपको स्लाइड में रखा है वैसे आप सीधा उसको रखो, जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ ऐसे समझो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक तरीका दिया है ऐसे ही, ओके। उसको सीधा भी आप रखकर समझ सकते हैं। उसके बाद ये जो फिगर था, ये वाला फिगर, उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा कहा था, ओके। उसके बाद ये जो फिगर है वो भी ड्रॉ नहीं करना है। और अगर कोई भी फिगर ड्रॉ करना ही है तो आप ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला ये एक फिगर ड्रॉ करो, उसके अंदर का सभी इंफॉर्मेशन आ जाती है, परफेक्टली पता चल जाता है कि दो अलग अलग मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन बनते हैं, और उसके हिसाब से उसका आइडिया मिल सकता है। प्लस हमने यहाँ पे समझा था न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आता है। और वहाँ पे भी हमने समझाने का ट्राई किया था, अगर आपने नोट डाउन किया हो तो, ओके। जनरली ये सभी बातों को नोट डाउन कर लेना चाहिए, या तो जो भी वीडियो अवेलेबल होते हैं उन लोगों को आपको वहाँ से भी रेफर कर लेना चाहिए। लेक्चर देखने के बाद भी आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, पर उससे फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि वीडियो में एग्जैक्टली आपको कौन सा पॉइंट देखना है उसका आपको आइडिया है, वो जल्दी आ सकता है, ओके। तो कैसे याद रखना है, कहाँ पे किसका न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में ये इक्वेटोरियल लाइन बनाता है। दूसरी सिचुएशंस अगर आप ले लो तो वो वहाँ पे सेम एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट बनाता है, ओके। तो वो कैसे याद रखना है उसका मैंने आपको आइडिया दिया था, ओके। अब यहाँ पे ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए जैसे वो डाया पैराफेरो कहते हैं, तो उससे पहले का ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। पर अगेन आपको चैप्टर 2 याद हो, चैप्टर 2 के अंदर आपने एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन निकाला था, जहाँ पे आपने रिलेटिव परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था। एज वेल वहाँ पे सेकेंड चैप्टर के अंदर भी हमने एक के इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिलेटिव परमिटिविटी। और एक काई करके एक सिंबल था, ओके। इसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ओके। कि अगर मान लो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, सी डैश इज इक्वल्स टू के सी, ऐसा हमने समझा हुआ है। तो वो जो चैप्टर 2 था उसी का कोई कोई पोर्शन यहाँ पे अगर आप समझने का ट्राई करोगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे टर्म्स हमें एक्सप्लेन करनी है, तो एक 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 छोटी 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 पॉइंट्स है, ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखो कितनी डेफिनेशंस है यहाँ पे इसके अंदर, एक इक्वेशन के अंदर। डिफाइन द टर्म्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, intensity of magnetization, magnetizing field intensity, magnetic permeability, relative permeability, magnetic susceptibility, and write the various relation among these quantities। यानी टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 7 तो अलग अलग क्वांटिटीज को हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। अब इसको पहले एक छोटे से एग्जांपल, एक छोटी सी स्टोरी से मैं अगर आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल सी बात, आप शायद उसको रिलेट कर पाओ या तो समझ पाओ। जैसे कि मान लो आपको अच्छा पढ़ना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आपका पर्पस और मेरा पर्पस सॉल्व होगा, बिकॉज आई विश कि मुझे कोई अच्छे स्टूडेंट मिले और आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छा टीचर मिले। मुझे आप अच्छे लग रहे हो और आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, तो दोनों का पर्पस सॉल्व होगा। मतलब आप ऐसे मटेरियल हो जिसका मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, और मैं वो सोर्स हूं जो आपको मैग्नेट बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मैं स्ट्रॉन्ग सोर्स हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो यार बहुत ही बढ़िया पढ़ाने वाला इंसान हूं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक डस्टर लिया, दैट्स अ वुडन ब्लॉक लिया, और उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और लॉन्ग से लॉन्ग टाइम तक रखा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मैंने उस वुडन ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, और बहुत सारे टाइम के बाद, मतलब मान लो XYZ टाइम के बाद, मान लो मैंने 4 या 5 दिन के बाद उस ब्लॉक को लिया और उसके बाजू में हल्का सा आयन पिन रखा और चेक कर रहा हूँ कि क्या ये अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा।
यू नो इट वेरी वेल कि 5 दिन तक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उस वुडन ब्लॉक को रखने के बाद भी वो वुडन ब्लॉक ही रहेगा। वो सिंपल सा आयन ब्लेड, आयन फ्रिंजेस या तो आयन बीम को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो मैंने एक मटेरियल रखा है जो आयन रॉड है या तो आयन ब्लॉक है या तो आयन बार है, मतलब उसमें वो पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेट बन सकता है, पर मैंने थोड़ी देर मैग्नेट दिया, बाद में वापस बाहर निकाल लिया। 2-4-5 घंटे के बाद फिर से थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड दिया, फिर से थोड़ा बाहर निकाल लिया, फिर से 4-5 घंटे के बाद फिर से मैग्नेटिक फील्ड दिया, फिर से उसको नहीं दिया। और बाद में मैं अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करूं तो हमें उस आयन बार में कोई ज्यादा मैग्नेटिज्म देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेट हो सकता है, पर हमने सोर्स प्रॉपर टाइम तक दिया ही नहीं। सेम लाइक दैट कि मैं तो बहुत पढ़ाना चाहता हूं, पर आप में से कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं कितना भी कहूँ, ये कहूँ वो कहूँ, ये टेक्निक वो टेक्निक, ऐसा करो वैसा करो, पर अगर आप में से कोई पढ़ने वाला ही ना हो तो आउटपुट जो सोचते हैं वो नहीं मिलेगा। मान लो कि आप बहुत ही अच्छे हो, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, पर मेरे एंड से ही मैं आपको नहीं दे पाता हूँ, जितना कर लिया उतना इनफ है, छोड़ो अभी। 2-4 क्वेश्चंस करवा दिए, 2-4 थियोरी ऊपर ऊपर से कर लिया, जैसा दिया है वैसा आपने याद रख लिया, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब क्या? तो दैट डिपेंड्स कि मटेरियल का खुद का इंटेंसिटी कितना है, वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब अगर मटेरियल को प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो कितना मैग्नेटाइज होगा, कितनी अच्छी तरह से मैग्नेटाइज होगा, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मतलब वो कितनी अच्छी तरह से मैग्नेटाइज जो है वो हो सकता है। पहले ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरा समथिंग लाइक दैट कि मान लो अभी आप फ्री बैठे हो या तो फ्री होते हो, यूट्यूब पे आप अलग अलग टाइप के वीडियोस देखते हो, किसी को कोई अच्छा लगता है तो किसी को कोई और अच्छा लगता है। कभी आपने कुछ सर्च किया मोटिवेशन वगैरह को लेकर या पढ़ाई को लेकर, आपको किसी की बातें अच्छी लगी और आपने उसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट किया कि यार आज तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, आज से सब कुछ बंद और सिर्फ पढ़ाई शुरू, 2-4 घंटे मस्त पढ़ेंगे। जैसे ही 4 या 5 घंटा पढ़ा, वो सब कुछ था वो धीरे 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 शांत हो गया और हम जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। मतलब यहाँ पे परमियाबिलिटी यानी जो परमिशन जो एंटर होना चाहिए था वो स्ट्रांगली गया तो सही, पर वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा। ओके कुछ कुछ मटेरियल्स आप लोगों में से ही, कुछ मटेरियल्स डाया मटेरियल जैसे होते हैं, कुछ पैरा टाइप के होते हैं और कुछ फेरो टाइप के होते हैं। अब ध्यान से अपने आप को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिएगा। जैसे कि हमारे टीचर्स या तो आपके पेरेंट्स सब लोगों को बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि तू खूब पढ़, तेरा बहुत बुरा होगा, तू पढ़ेगा ना तो तेरा दिमाग एकदम जीरो हो जाएगा? नहीं। तू खूब पढ़ेगा ना तो तू रास्ते पे आ जाएगा, तेरा लाइफ का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, इसलिए तू पढ़, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। सब लोग यही कहते हैं कि तू पढ़, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा, सब अच्छा अच्छा ही कहते हैं, फिर भी हम तो नहीं पढ़ते हैं। यानी किसी ने ऐसा आपको समझाया कि पढ़ना बहुत बुरी बात है इसलिए तू पढ़ ताकि तुझे बुरा ही कुछ करना है? तो कि नहीं, सबने अपने अच्छे के लिए ही समझाया, फिर भी वो अपना अच्छा है ऐसा अपने को नहीं लगता है। मतलब हम उसकी अच्छाई वाली बातों को हम रिपेल करते हैं। तो डाया मटेरियल ऐसा होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो ना तो वो अपने आप को रिपेल करेगा मैग्नेटिक। वैसे है वो मैग्नेटिक फील्ड, इट इज समथिंग लाइक दैट, सो इंटरेस्टिंग। पेरेंट्स अपने अच्छे के लिए कहते हैं और वो जब भी कहते हैं अपने को बुरा ही लगता है, अपना मन ही नहीं करता उसकी बात माने, और हमें ऐसा लगता है कि हम जितना भी करें उसको तो कम ही लगता है। एक बार कम क्या मार खा गए, बस सुनना नहीं बैठ जाते, तू ऐसा तू ऐसा, यार नहीं पढ़ना है मेरे को। तो कुछ डाया टाइप क्या है,
कुछ पैरामैग्नेटिक टाइप के है। वैसे उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ नहीं करना है, पर उस बेचारे को थोड़ा आइडिया नहीं आता है। पापा ने बाजू में बैठकर या मम्मी ने बाजू में बैठकर या किसी टीचर ने बाजू में बैठकर ऐसा कहा कि देख भाई, ये जो प्रॉब्लम है ना वो चलता ही रहेगा, तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे ही होते हैं, सबको सब कुछ समझ में ऐसा नहीं होता है, तो उसका प्लानिंग कर, 2 घंटा पढ़, 3 घंटा पढ़, रोज का रोज थोड़ा थोड़ा किया कर, पर थोड़ा थोड़ा कर, समझ में तो आएगा, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। तो क्या हाँ समझ में तो आ रहा है, तो अब करना किसको है? तो क्या तुझे अच्छे टीचर मिल गए तो क्या हाँ मिल गए, हमने अपना काम कर दिया तो क्या हाँ कर दिया, वो जो समझाते वो तुझे समझ में आता है तो क्या हाँ वो भी हो रहा है, वो रेगुलर टेस्ट वगैरह ले रहे हैं तो क्या हाँ वो भी ले रहे हैं, फिर भी मार्क नहीं आ रहे हैं, तो गलती कहाँ पे है? तो क्या गलती खुद में है, तो एक काम कर, उसको इम्प्रूव कर, तेरा रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव होगा। तो क्या हाँ हाँ यार बात सही है। मतलब वो पैरामैग्नेटिक टाइप का मटेरियल हुआ, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, बेचारा अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ फेरोमैग्नेटिक टाइप के होते हैं, ओके। और फेरोमैग्नेटिक वाले की बात ही कुछ अलग होती है। जैसे कि फेरो मटेरियल ऐसा होता है कि उसको कोई कुछ कहे या ना कहे, वो अपना काम करता ही रहता है। और फेरो में भी हमारे लाइफ में, मतलब आपका अगर एग्जांपल आप ले तो फेरो 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअल मैग्नेट में 2 टाइप नहीं होते हैं, पर आपके मतलब स्टूडेंट्स के केस में अगर बात करूँ तो 2 टाइप के होते हैं, जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब उसका आप नेगेटिव मतलब भी निकाल सकते हो कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कहो, कितना भी कहो, बट वी जस्ट टेक इन अ मोर पॉजिटिव वे कि कुछ मटेरियल फेरोमैग्नेटिक ऐसे होते हैं जिसको खुद को पढ़ना है, उसको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। मैंने कहा है 2 न्यूमेरिकल करना, वो 2 भी करेंगे और बाकी के 4 भी देख लेंगे कि 2 किए समझ में आए तो चलो तीसरा भी ट्राई तो करते हैं, अपने तो पढ़ाई है ना। सर ने कहाँ बोला है कि फर्स्ट पार्ट ही करना है, सर ने थोड़ी ना बोला है थर्ड पार्ट और 5th पार्ट भी पढ़ना है। अब दिया है चैप्टर 1 हमारा हो चुका है, तो क्यों ना पार्ट 3 पढ़ लिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन शायद उसमें से कुछ काम का है, पार्ट 5। पर सर ने कहाँ कभी बोल रही है कि पार्ट 3 पार्ट 5 पढ़ो, उसका टेस्ट भी कहाँ लेते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन ही कहाँ पूछा जाता है, तो क्यों पढ़ने का भाई। पर कुछ फेरो मटेरियल टाइप के लोग होते हैं कि मटेरियल दिया है, पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 कुछ तो सोच कर बनाया होगा, तो क्या हाँ पार्ट 3 और पार्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो क्या हाँ। अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर एमसीक्यू बनते किस में से है, तो क्यों, तो शॉर्ट क्वेश्चन से ही तो बनते हैं। नाम भी कितना मजेदार दिया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी कुछ तो होगा उस क्वेश्चन के अंदर, चलो एक बार पढ़ के तो देखे, हमें कहाँ याद रख लेना है। तो वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल, वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं और वो अपने आजू बाजू वाले को भी मोटिवेट करते हैं। यार तूने वो मटेरियल देखा, उसमें चैप्टर जो था ना उसका 5th पार्ट था ना, उसमें 5th नंबर का क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन था यार, तूने पढ़ा? इसको लगे पता ना यार, बोला तो नहीं है पर दिया है तो चलो पढ़ लेते हैं। वो दूसरा तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को बोलेगा, तो उसके आजू बाजू में ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकता है। यानी इधर वे नेगेटिव वे में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पढ़ रहा है तो उसको बोल देगा छोड़ना यार क्या पढ़ने का, चलो चलते हैं बाहर घूमने के लिए, अभी तो नहीं जा सकते पर फिर भी। तो ये जो मटेरियल का बाइफर्गेशंस है, ये जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं परमियाबिलिटी, इट इज समथिंग लाइक ए परमिशन। मैंने जो भी बातें कही, जो स्टोरी अभी बताई, या तो जो ऐसे जो एग्जांपल्स मैंने दिए, वो किस किस के दिमाग ने पेनिट्रेट होने दिया, किसके दिमाग ने परमिशन दिया कि ये जो बोल रहा है ना उसकी बातों को अंदर आने दो। किसी किसी ने आने दिया तो उसका परमियाबिलिटी अच्छा, किसी किसी ने रोक लिया, छोड़ो छोड़ो भाई कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा है, सिर्फ बातें चल रही है इधर उधर के, छोड़ो 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 छोड़ो, तो वो समझ नहीं पाएगा, मतलब उसका परमियाबिलिटी डाउन है। परमेबिलिटी डाउन है तो उसका ससेप्टिबिलिटी भी ऐसे ही होगा। ससेप्टिबिलिटी वर्ड इज विद द सस्टेनेबिलिटी, कितना वो सस्टेन कर पाता है। मान लो कोई बात ने आपके दिमाग ने एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट किया, आपको अच्छा लगा, पर वो कितने टाइम तक आपने सस्टेन किया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, रोज 4 घंटा पढ़ना है, रोज 4 घंटा पढ़ना है, आज 4 घंटा पढ़ा, कल 4 घंटा पढ़ा, परसों 3 घंटा पढ़ा, उसके बाद 2.5 घंटा पढ़ा, उसके बाद 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद 1.5, उसके बाद 1, तो के रोज ना 4 घंटा थोड़ी कोई बढ़िया के, मतलब हम जहाँ थे वहीं के वहीं आ गए, मतलब ससेप्टिबिलिटी। तो जैसे हम होते हैं
वैसे ही ये मटेरियल होते हैं। बेटर टू से, जैसे मटेरियल होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। वैसे हम भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ही है, ये भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ही बात हो रही है। और इसीलिए फिजिक्स में काफी सारे ऐसे पॉइंट, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभी पॉइंट्स आप आपके साथ कहीं ना कहीं तो उसको रिलेट कर सकते हो। बट आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि यू ऑलवेज जस्ट लुकिंग फॉर आ वांचित मार्क आवे ना आवे, एक आवे बी आवे कर दो आवे ठीक आवे। उसके अलावा भी दुनिया होती है भाई। जिसके मार्क्स नहीं आते हैं वो भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं। ओके और जिसके सिर्फ मार्क्स आते हैं वो हो भी सकता है कि वो लाइफ में कुछ ना करे। ओके तो चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ओके इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर कोई कहे कि क्या आपका बॉडी कोई रे एमिट करता है, हाँ या ना, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो क्या उसमें से आपका बॉडी कोई रे एमिट करता है? यस एनीवन नो? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो दैट कि आपका बॉडी कोई रे एमिट करता है, हाँ या ना? यस इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। ओके चलो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद ध्रुव? वो कहता है कि इंफ्रारेड, क्या हमारा बॉडी इंफ्रारेड एमिट करता है? और यस कोई? सर, सुना तो है। अच्छा सुना है, ओके फाइन वेरी गुड। दो लोग हैं। और इसके अलावा और कोई? इसने सुना है, ओके कृष्णा। और कोई? तो देखो आप लोग वो मजेदार देखते हैं, ओके आर्मी वाली मूवीज देखते हैं। आपने वो भी आया था लेटेस्ट उरी देखा था। जब वो अटैक करने जाते हैं तो आपने देखा था कि वो ऐसे गॉगल्स पहन के जाते हैं, इंफ्रारेड गॉगल्स। नाम तो पता है आप लोगों को, अब इंफ्रारेड की क्या जरूरत है? सर वो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं। ओके मतलब नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स होता है, रात को दिखता है। ओके कभी कभार आपने ऐसे मूवीज देखे होंगे जहां पे ऐसे गॉगल्स पहनने से अगर कहीं पे कोई मूवमेंट होती है तो मूवमेंट उसको रेड कलर की दिखती है और उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई है, दे कैन फायर इट। रेड कलर का मूवमेंट ग्रीन भी हो सकता है, ऐसा कोई रेड हो जरूरी नहीं है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट कि हमारा बॉडी जो है इट्स फिल्ड विद द ब्लड। जनरली ब्लड हॉट होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, और वहीं से पता चलता है कि हमारा बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो एमिट करता है। वैसे आप ये पहले भी पढ़ चुके हो और हम आगे यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ओके यस उसको हम अलग अलग नाम देते हैं भाई, थर्मल विजन या नाइट विजन या इंफ्रारेड गॉगल्स या जो भी है। बट हर एक का पर्पस क्या है? तो ये पर्पस बहुत ही सिंपल सा है कि अगर ऐसा कोई बॉडी जो हीट एमिट करता है अगर वो कहीं से पास होता है तो उसको पता चले कि हाँ यहाँ से हीट पास हो रहा है। अब हमारा बॉडी है उसका टेम्परेचर होता है तो हमारा बॉडी इंफ्रारेड रेडिएशंस भी देता है। अगर आप कहते हो कि ना यार हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए हमें तो नहीं पता होना चाहिए, पढ़ लिया था पर याद नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो दिस सब्जेक्ट जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखने के साथ साथ आजू बाजू भी देखा करो, ज्यादा मजेदार है। मार्क्स के चक्कर में से थोड़ा बाहर आके देखो तो भी काफी कुछ काम का है। शायद आपने देखे होंगे, नहीं देखे मुझे तो नहीं पता, पर मैंने तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि जिस स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंडिंग हो, मार्क्स नहीं आते तो भी वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेता है, और जिसको बहुत सारे मार्क्स आते हो पर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मार्क्स लेकर आ जाता है, एडमिशंस मिल जाता है, पर वो करता कुछ नहीं है बाद में। ओके मार्क्स जो है वो एक स्कोर कार्ड जिससे आपको पहला या दूसरा या पहला जॉब शायद मिल जाए, अच्छा मिल जाए, पर अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो जॉब वाले आपको रखते नहीं है। दैट्स वाई ओके मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जैसे ये वर्ड है ना, इसको आप आइडेंटिफाई करिएगा। फील्ड, इंडक्शन यानी इंड्यूस्ड होना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना इंटेंस मैग्नेटाइजेशन रखा। दो इंटेंसिटी बताई, एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
और दूसरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मजेदार पॉइंट, मजा आएगा। परमियाबिलिटी विद सम काइंड ऑफ अ परमिशन, रिलेटिव यानी दो कंपैरिजंस करेंगे, एंड ससेप्टिबिलिटी कितना वो सस्टेन कर पाता है। पर ये सब कुछ हमें समझना किसके टर्म में है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में है। उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ के साथ भी समझने का ट्राई करो तो भी समझ में आ सकते, इतना कोई हाई फाई डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है करंट। अगर कोई मटेरियल में आप करंट पास करो तो मैग्नेटिक फील्ड देता है, एज सिंपल एज दैट। सोलेनॉइड ले लिया, सोलेनॉइड के अंदर आपने वायर वाउंडिंग किया हुआ था, उसी को सोलेनॉइड कहते थे। करंट पास किया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B = μ0 Ni। ये लो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊं उसके ऊपर ध्यान देते जाइएगा, एंड इफ यू रिक्वायर्ड इट तो लिखते जाइएगा। और जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी हैबिट बनाई हुई है कि जो लोग लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद ही होमवर्क कर देते हैं और सीधा ही सबमिट कर देते हैं। दे आर नॉट वेट फॉर दैट कि हाँ ऐसा है या वैसा है, लिख देते हैं। ओके सबमिट, वो जैसे हम असाइन करते हैं उसके बाद वो तुरंत सबमिट कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को फायदा जल्दी और ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे लाइन टू लाइन हम देखते जाएंगे कि भाई हाउ वी डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट। कितनी सिंपल सी बात। आप जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हो, आपका माइंडसेट भी वैसा ही होता है। इफ यू रिमेंबर इट, लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में। आप जिस कंट्री में रहते हो तो आपका माइंडसेट उसी कंट्री के हिसाब से है। अगर आप कोई और कंट्री में रहते तो आपका माइंडसेट उसी के हिसाब से होता। ओके दैट्स अबाउट कि अगर कोई मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो मैग्नेटिज्म उसके अंदर इंड्यूस्ड होता है, मतलब हमारे अंदर वो थॉट्स जो है वो आने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर, या तो हमारे पेरेंट्स ऐसे प्रेफर करते हैं, तारा दोस्त છે ને બધા તારા फ्रेंड सर्कल થોડું સારું હોવું જોઈએ। ओके जैसी संगत वैसी रंगत। ओके मतलब क्या, तो कि जैसे साथ रहेंगे आप वैसा आपके ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो आने लगता है। सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम एंड इंड्यूस अ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और वहां पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हुआ तो वो जो इफेक्ट मिलता है उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कितनी सिंपल सी बात है। For example, consider a toroidal solenoid carrying a current and placed in a vacuum, and if the solenoid has n number of turns per unit length, magnetic field is B = μ0 Ni, जो हमें फॉर्मूला पता ही है। पर यहाँ पे ध्यान से सुनते जाइएगा ताकि यहाँ पे ऐसा कोई फिगर नहीं है, कोई ऐसे फिनोमिना नहीं है, ताकि ये तो प्योर फिजिक्स ही होता है, यहाँ पे स्टोरीज नहीं होती है। ओके स्टोरीज हम बताते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसा होता है वैसा सीधा सीधा ही होता है कि भाई ऐसा रखा वैसा रखा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये हुआ। पर समझना ऐसा है आपको कि मान लो एक सोलेनॉइड लिया, वायर वाउंडिंग किया, करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड मिला। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अंदर है, मैंने एक मटेरियल अंदर रखा। अब ये मटेरियल में से भी इसका मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो क्या हाँ हो रहा है। अब ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है इस मटेरियल के ऊपर, डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर। इसने अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर किया भी तो ये कितना उसको परमिशन अलाउ करेगा, मतलब इसका परमियाबिलिटी कितना है, इसका ससेप्टिबिलिटी कितना है, ये कितने टाइम तक उसको सस्टेन कर पाएगा। अगर मान लो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए होते कि करंट दो तो मैग्नेटिक फील्ड अदरवाइज जैसा है वैसे का वैसा। वैसे आप में से भी काफी लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे होते हैं। ओके थोड़े पंप मारो तो पढ़ने बैठते हैं, जैसे हवा खत्म काम खत्म, जैसे थे वैसे के वैसे। ओके पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ने बैठ, भाई पढ़ने बैठ। ओके तो ही हम पढ़ते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमें पता नहीं कि हम क्या करते रहते हैं पर कुछ ना कुछ हम जरूर करते रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे समझाई जाती है कि मान लो पहले सिर्फ सोलेनॉइड था तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को हमने B0 कहा, μ0 Ni कहा, यानी वैक्यूम के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड B0 एंड μ0 Ni, यानी μ0 इज कंसिडर एज ए परमियाबिलिटी इन वैक्यूम।
स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट, तो सॉलिनॉइड का फॉर्मूला तो अपने को आता ही था। अब उससे बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ से उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि देखो ये फिगर भी अपने को पता है, दैट इज अ टॉरॉइड। ओके, अब हमने ये भी समझा था, ये करंट लूप, ये फिगर आपको याद होगा। ओके, तो हमने ऐसा समझाने का ट्राई किया था कि ये जो टॉरॉइड है उसके अंदर उसी टॉरॉइड का एक क्रॉस सेक्शन लेकर आपको यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया कि ये एक वायर था, उसके ऊपर वायर वाउंडिंग किया। इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक बार मुझे ऐसा बहुत रियलाइज हुआ और मैंने आप लोगों को बहुत डांटा, बहुत समझाया, एंड आई फील दैट कि यार आज तो जबरदस्त। जैसे मैंने देखा था कि जब मैंने लेक्चर चालू किया तो 25-30 स्टूडेंट थे। सब कुछ कहने के बाद जब मैंने देखा कि कितने लोग हैं, तो 5 ही लोग हैं। लॉ मतलब क्या, तो कि मैंने तो मैग्नेटाइज करने का ट्राई किया पर मैग्नेटाइजेशन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई आमने सामने था नहीं। क्लास में होते तो कहाँ भाग कर जाते, सुनना ही पड़ता। यहाँ पे तो चॉइस था। ओके, प्रॉब्लम हो सकता था, नहीं हुआ तो मैं थोड़ी ना यहाँ पे देख रहा था। तो धीरे धीरे वो निकलते गए। तो यहाँ पे भी वैसा ही समझाया कि अगर मान लो हम यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि एक वायर वाउंडिंग किया हुआ है, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है जिस मटेरियल के ऊपर वाइंडिंग किया है वो मैग्नेट बन सकता है। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी को यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे स्पिनिंग करंट्स मतलब क्या आता है कि उस मटेरियल के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है, जैसे आप करंट देते हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड कोई एक ही डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये एरो अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसा दिखाने का ट्राई कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है। तो इंड्यूस्ड होना मतलब क्या, तो कि भाई सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, पर ये जो मटेरियल मैंने रखा था वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो हर साल अपना काम करता हूँ, मैं तो प्रोफेशन यही लेकर बैठा हूँ। मैं एवरी ईयर 50-60 लोगों को कुछ कुछ बात बताता हूँ, पर उस 50-60 में से सुनते कितने हैं, एब्जॉर्ब कितने कर पाते हैं, कितने लोगों का मैग्नेटाइजेशन होता है। इट्स कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक इंडक्शन। कितने लोग उस बातों से इंड्यूस्ड होते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। देखो, सपोज द टॉरॉइडल सोलेनॉइड इज wound around a ring of a magnetic material। मतलब हमने क्या किया, तो कि एक मटेरियल था जिसको हमें मैग्नेटिक फील्ड देना है, या तो जिसमें पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेट बन सकता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होगा। The magnetic moment of the atomic current loop of the magnetic material tend to align themselves with or against the magnetic field B0। अब ये वर्ड्स को या तो ये सेंटेंस को अंडर द इन्फ्लुएंस से लेकर मैग्नेटिक फील्ड B0 डॉट तक एज इट इज याद रखना नहीं रे, समझने के लिए है। क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, तो कि मैग्नेटिक इंडक्शन मींस व्हाट, तो कि मैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल रखा, जिस मटेरियल को हम मैग्नेट बनाना चाहते हैं, या तो ऐसा कोई मटेरियल व्हिच हैविंग दैट पॉसिबिलिटी at atomic level, and that atomic level have a different kind of a current loop. As you pass current in the some specific direction, that gives a magnetic field in one direction. So whatever that current loop at atomic level, they also induce that magnetic field in the direction of actual magnetic field। तो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड का उसकी डायरेक्शंस में ये मटेरियल भी क्या करेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर जाना चाहेगा, और कंटिन्यूसली वो लेकर जाना चाहेगा तो धीरे धीरे वो मटेरियल भी क्या बन सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वो मटेरियल भी मैग्नेट जो है वो बन सकता है। अब बाहर से तो आप करंट ज्यादा ही दे रहे थे, पर मटेरियल का खुद का भी तो अपना करंट लूप है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया। दिस गिव्स अ राइज टू अ नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का m लेना है, इट्स कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, दैट इज कॉल्ड एज IM। मैग्नेटाइजेशन करंट यानी बाहर का सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, पर मटेरियल का खुद का अपना भी एक करंट है जिसको हम कहते हैं मटेरियल या तो मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, कि कितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है।
और उसके हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं दैट करंट इंड्यूस्ड एंड दैट गिव्स अ मैग्नेटिक फील्ड Bm म्यू 0 NIm। ऊपर कहा था B0 यानी वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे Bm यानी मटेरियल का या तो मैग्नेटाइजेशन वाला मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना वो इंड्यूस्ड हुआ। ओके, द टोटल the total magnetic field inside a magnetic material is the sum of the external magnetizing field and the additional magnetic field produced due to the magnetization of material। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट फिजिक्स में पढ़ो और बहुत लंबा लगे तो उसको शॉर्ट में बाय पार्ट में एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ो, उसका पूरा आइडिया आ जाएगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ, यानी मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दो मटेरियल मैग्नेटिज्म का एडिशन है। किस किस का? सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपको पढ़ाने वाला कितना हार्ड वर्क करता है, और नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। ओके, अगर मैं तो सिर्फ हार्ड वर्क करे जाऊं तो उससे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। पर अगर मेरा हार्ड वर्क कहीं ना कहीं पे कम है, पर अगर आप अपना हार्ड वर्क बढ़ा देते हो तो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मतलब क्या? तो कि आपका टोटल मैग्नेटाइजेशन आप अपने लिए पढ़ते हैं, मतलब आपके दिमाग का मैग्नेटाइजेशन हो वो बहुत जरूरी है। और वो डिपेंड किस किस के ऊपर करता है? तो कि हम दोनों की ड्यूअल एफर्ट्स के ऊपर। दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल, यानी मैं कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं वो, दूसरा आपका कितना मैग्नेटाइजेशन होता है वो, आप मेरी बातों को कितना समझ पाते हैं वो। वही चीज हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझने का ट्राई करते हैं। सोलेनॉइड था, करंट वाइंडिंग किया था तो वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिला B0 इज इक्वल टू म्यू 0 NI। जैसे मटेरियल रखा, दैट मटेरियल हैव आल्सो द सम करंट लूप IM, सरफेस करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी खुद मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर करेगा, उसके अंदर इंड्यूस करेगा कि नहीं यार अपने को करना ही करना है। इट्स कॉल्ड एज BM म्यू 0 NIM कह दिया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो B0 का और इस BM का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। जैसे दोनों का एडिशन करेंगे कुछ कुछ बातें कॉमन आएंगी, जैसे कि म्यू 0 स्मॉल n, म्यू 0 स्मॉल n, वो कॉमन आएगा। ओके, तो देखिए द मैग्नेटिक इंडक्शन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज total number of magnetic line of force crossing per unit area normally through a material। इसको एक सिंपल तरीके से समझो तो क्या हुआ कि मान लो ये कोई एरिया है, मैंने यहाँ से फील्ड लाइंस दिया। ओके, अब फील्ड लाइंस इसमें से कंटिन्यूसली पास हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि मैंने फील्ड लाइंस इसमें से इतने में से पास किया, तो क्या ये मटेरियल मैग्नेट बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे कि आपके एफर्ट्स जो है वो कोई एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा है, तो क्या उसके हिसाब से आपके दूसरे सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि आपके एफर्ट्स तो एक ही सब्जेक्ट में है, तो जो भी मैग्नेटाइजेशन होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो किस में डेवलप हो रही है? सिर्फ उसी में डेवलप हो रही है। बट आपको आपकी पढ़ाई के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर न्याय देना है। ओके, प्रॉपरली सबका ध्यान रखना है, तो ही वो चीज हो पाती है। तो यहाँ पे ऐसा समझाया कि दैट टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो भी फील्ड लाइन से पासिंग थ्रू और क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ मटेरियल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। उसका मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वैसे टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड का था, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का भी मतलब वही हुआ। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का हो या मैग्नेटिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ फील्ड इंटेंसिटी का हो, फील्ड फील्ड होता है। ओके, तो मैग्नेटिक जो भी हमने देखा यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का हो या मैग्नेटिक फील्ड का हो, दोनों का यूनिट सेम है, तो कुल मिलाकर दोनों का आइडिया भी सेम रहेगा। पहले वाले में B0 म्यू 0 NI मिला था, यहाँ पे BM म्यू 0 NI। अल्टीमेटली B तो निकाला ना, तो मतलब तो सेम ही बनेगा, पर नाम अलग अलग दिए। अब आती है तीसरी क्वांटिटी जिसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी यानी मैं सोर्स हूं,
तो मेरी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आएगी मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहले मेरा रोल आता है, उसके बाद आपका रोल आता है। मैं कितनी इंटेंसिटी से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं, उसके बाद आता है कि आप अपने आप को कितना मैग्नेटाइज करते हो। तो अगेन हियर देखो, the ability of magnetizing field to magnetize a material medium is expressed by a vector h and it's called the magnetizing field intensity। मतलब क्या, तो कि जनरली हम कितना मैग्नेटिक फील्ड दे पाते हैं उसके ऊपर आप मटेरियल के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। तो जो इतना इंटेंसिटी मेरा ज्यादा उतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, जिसको एक्चुअल में कहा जाता है कैपिटल एच। उसको यहाँ पे एक और तरीके से समझाया कि एक्चुअल में उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो देखो, इट्स अ मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing around the unit length of the solenoid required to produce a given magnetizing field। अल्टीमेटली बहुत सिंपल सी बात कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली मतलब क्या, तो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। उसको यहाँ पे एक नया नाम दिया, एम्पियर टर्न्स। अब एम्पियर टर्न्स का मतलब क्या, तो कि स्मॉल एन जिसका मतलब था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, इसलिए उसको कहा एम्पियर टर्न्स। तो B0 μ0 Ni था, उसमें से Ni हटा दो, H लगा दो, तो ये H होता है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी है, तो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड पर परमिएबिलिटी, इट्स कॉल्ड एज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ से आपको मिल सकता है, या तो मेरे हिसाब से B0 μ0 की बजाय अगर आप इसको सोचें ना तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। ताकि देखो, इसको आप ऐसा कह सकते हैं Ni/L। तो देखो इसके हिसाब से इसका यूनिट बनेगा करंट पर यूनिट लेंथ, आ गया करंट पर यूनिट लेंथ यानी एम्पियर पर मीटर हो गया, एम्पियर पर मीटर। इसके हिसाब से उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब कोई कहता है कि नहीं, ये देखने की बजाय मुझे ये कैसे आया, ये कैसे आया, वो जानना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या, तो कि टेस्ला। ओके, μ0 का यूनिट क्या, तो कि μ0 का यूनिट याद करिए, तो कि वो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से μ0 को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो टेस्ला, एम्पियर, और ये याद होगा आपको, ओके, एम्पियर पर यूनिट लेंथ ऐसा कुछ था। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का, μ0 का, दोनों का यूनिट पता हो, उसके हिसाब से आप ये यूनिट या तो ये यूनिट बता सकते हैं। वैसे टेस्ला इक्वल्स टू भी हमने देखा था, टेस्ला इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर ऐसा भी होता है। तो ये जो यूनिट्स है वेबर वाला है स्पेशली, वो वेबर वाला आपको फ्लक्स पता चलेगा तो पता चल सकता है। ओके, वैसे देखा जाए तो सिंपल है, एम्पियर पर मीटर, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन टेस्ला, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और जूल पर मीटर वेबर ऐसा भी आप कह सकते हैं। चॉइस विल बी योर्स, जो भी कहना वो आप कह लो। बट फील्ड इंटेंसिटी यानी B0 वाला जो फ्री मैग्नेटिक फील्ड था ना, उसकी इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी अब मटेरियल की बारी आई। मतलब जो सोर्स था उसने तो अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मैग्नेटाइज होना चाहता है, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट्स मीन लाइक, जैसे आप यहाँ से एग्री करते हो कि अभी सब लोग यही मोड पढ़ते हैं, तो क्या हाँ, अब सबको तो अभी तो यहाँ पे तो मैं ही पढ़ाता हूँ, तो क्या हाँ। ओके, फिर भी कुछ है जो काफ़ी कुछ रेगुलरली समझते हैं, काम करते हैं, पर कुछ कुछ रेगुलरली ही इरेगुलर रहते हैं। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। यहाँ कौन देखता है, कौन पूछता है। ओके, मम्मी कहाँ देख रही है, पापा कहाँ देख रहे हैं, कोई ऑफिस पे गया है, अपने को नहीं पढ़ना है, चलेगा, कोई बोलता तो है नहीं। मतलब क्या, तो कि वो तो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मैग्नेटाइज होना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स अब आपको कुछ नहीं कहते, क्यों, तो क्या बड़े हो चुके हो। दूसरा, आप सुनते थोड़ा कम हो, मतलब उसकी कम सुनते हो, वैसे तो कान बरोबर है पर उसकी कम सुनते हैं। तीसरा, मेरे जैसे बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि मैं चौकीदार नहीं हूँ भाई,
मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ, पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, डाउट होगा तो पूछेगा। ओके, ऐसा नहीं कि चलो वीडियो ऑन रखो सब लोग, मैं देखूंगा ये कर, नहीं भाई, ऑल आर क्वाइट मैच्योर, काफी बड़े हो चुके हो, आपको अपने अच्छे बुरे का पता है, तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कभी कभार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं तो बताना पड़ता है। ओके, और वैसे आप ऐसे उस फेज में होते हैं ना कि जिसको हम ऐसा कहते हैं कि आपको जिस डायरेक्शंस में मोड़ना चाहे उस डायरेक्शंस में मोड़ सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में वो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको सही रास्ता दिखाया जाए तो यू मोस्ट ऑफ द पीपल आर विलिंग टू गो इन दैट डायरेक्शंस। अभी आपको पता नहीं होता कि जाना कहाँ है, इसलिए आप इधर उधर भटकते रहते हो। पर अगर एटलीस्ट कोई बताए कि यार ये नहीं, ये वाला रास्ता अच्छा है, तो ओके, आप प्यार से चलोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट द पॉइंट इज दैट कि कोई बताता ही नहीं है। सो नाउ इट इज अबाउट हाउ मटेरियल वांट्स दैट मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड यानी था B0 μ0 Ni। उसमें सिंपल सा ऐसा सोचना था कि सिंपल सोलेनॉइड है, बाहर करंट दिया, जितना करंट दिया उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाहर करंट ज्यादा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, बाहर करंट कम तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम। दूसरा पॉइंट था ओके मटेरियल वाला था। ओके, फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए BM यानी μ0 NiM, यानी मटेरियल का अपना करंट, उसमें से जो करंट पास होता है वो, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड BM। तीसरा इंटेंसिटी किसका, तो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे भी बताया कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी मस्त होगा, मजेदार होगा। तो उसको कहते हैं H इज इक्वल्स टू Ni/L यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उतना करंट ज्यादा, जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी तो ज्यादा। तो क्या हाँ वो भी बरोबर है। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, तो कि फॉर एग्जांपल आपको जो काम करना है, ओके इट इज लाइक दैट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। फिजिक्स मस्त 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 मस्त, तो क्या ये मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, तो कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री मस्त मस्त मस्त, तो क्या इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हुआ, तो कि नहीं नहीं नहीं। मैथ्स मजेदार मजेदार मजेदार, तो क्या आपका मैग्नेटाइजेशन हुआ, तो कि नहीं। आपका मैग्नेटाइजेशन कब होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मजेदार तो ही आपका पूरा मैग्नेटाइजेशन हुआ। इसमें समझ में आया, इसमें समझ में आया, इसमें समझ में आया, तो सब कुछ मजेदार। यानी उसको यहाँ पे बताया हुआ है कुछ इस तरीके से। कैसे, ध्यान से सुनिए। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपके दिमाग में जो चल रहा है ना मैग्नेटिक मूवमेंट, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, फिजिक्स में इधर, केमिस्ट्री में इधर, मैथ्स में इधर, बट दैट इज अबाउट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये जितना भी है वो सब कुछ अपने को समझ में आना चाहिए। ओके, पूरा सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसका मतलब ये कि आप चाहते हो कि मेरा एक भी टॉपिक बुरा ना होना चाहिए, मेरा सभी टॉपिक अच्छे होने चाहिए, तो ही मैं ऐसा कहूंगा कि यस पूरा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। इट मीन्स मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको आप ऐसा कह सकते हैं magnetic moment developed per unit volume of a material when the placed in a magnetizing field. It's called intensity of magnetization or sometimes it's called only magnetization. अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने का अगर आप ट्राई करो तो ऐसा है, मैग्नेटाइजेशन होना मतलब क्या, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन होना उसका मतलब ये कि मटेरियल को आपने सोलेनॉइड के अंदर रख दिया है, करंट आपने पास कर दिया है, करंट मजेदार है, अच्छा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, मटेरियल है उसमें भी वो पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर सकता है, मैग्नेट बन सकता है। पर क्या हर एक पार्ट ने मैग्नेटिक फील्ड को लिया, या हर एक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हुआ, यानी उसने हर एक छोटे छोटे पार्ट को मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी पूरे का करंट या एक डायरेक्शन में अलाइन हुआ। अगर एक डायरेक्शन में अलाइन होगा तो ही मस्त करंट पास होगा एक डायरेक्शन में,
तो ही वो परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे पाएगा, तो ही तो परफेक्ट एक मैग्नेट बनेगा जिसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ पोल ऐसा कुछ बनेगा। तो क्या, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे उसने समझाया दैट आई एम यानी खुद का करंट का मैग्नेटिक फील्ड, इट्स द सरफेस मैग्नेटाइजेशन करंट सेट अप इन ए सोलेनॉइड ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप, वैसे आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था करंट इनटू एरिया आई ए, ओके, जिसको हमने आईना नाम भी दिया है, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा से। तो देखो आईना, आई ना, ओके, आई भी है, एन भी है और ए भी है, यानी वो आईना ही है, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में लेता हूँ तो ये और ये दोनों अपने को सेम दिखने चाहिए। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखोगे तो ही पता चलेगा। देखो, क्या आप यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा आइडिया डेवलप कर सकते हैं। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हमें यहाँ पे लेना है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेते हैं एरिया इंटू लेंथ, ओके, एरिया इंटू लेंथ। अब वो जो लेंथ है वो 1 यूनिट में ले रहा हूँ, इसलिए इसके साथ L मल्टीप्लीकेशन में, बट इट्स अ 1 यूनिट लेंथ, प्लस ये एरिया एरिया कैंसल, तो ये बन गया स्मॉल एन आई एम, तो उसको हमने कह दिया कैपिटल एम। तो म्यू जीरो स्मॉल एन आई एम था, उसकी जगह पे आ गया म्यू जीरो एम। अब याद करिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में ऐसा कुछ लिखा था बी जीरो म्यू जीरो, और उसका जो एन आई था उसकी जगह पे क्या लिखा था एच। अब यहाँ पे आया बी एम और इसमें भी म्यू जीरो है, और यहाँ पे एन आई एम आया, उसकी जगह पे क्या लिखा कैपिटल एम। और अभी हमने कहा था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी इसका और इसका क्या करने का, एडिशन करने का, तो म्यू जीरो क्या आएगा कॉमन एम प्लस एच, ऐसा कुछ लिखेंगे हम, ओके, और वहीं से थोड़ी कहानी आगे बढ़ेगी। तो देखो, अब जो अभी यहाँ तक पढ़ा उसको यहाँ पे थोड़ा सा और उसने आगे एक्सटेंड करने का ट्राई किया कि अगर मैं ये मैग्नेटिक मोमेंट का बात करता, बार मैग्नेट के लिए बात करता, तो बार मैग्नेट का अपना डायपोल मोमेंट होता, तो क्या हाँ होता, किस तरह से, 2AQ जैसा, 2A यानी 2L समझो, Q यानी QM समझो, आपको पता ही होता है, वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ। बट इफ यू रिमेंबर क्लियरली कि एरिया इंटू लेंथ, ओके, आई होप ये सबको परफेक्टली समझ में आया होगा कि एरिया इंटू लेंथ में ये 2 कहाँ से आया। यस एनीवन, कि एरिया इंटू लेंथ में 2 कहाँ से आया। Sir, distance between magnetic poles. तो हमने भाई ऐसा पढ़ा हुआ है, जब मैग्नेटिक डायपोल भी समझ रहे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल भी समझ था कि डायपोल का डिस्टेंस जो है उसको हमने ही पहले से ही 2A ऐसा कहा हुआ है, वो किसी का डबल नहीं है। उसी तरह से बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो किसी की डबल लेंथ नहीं है, उसी पूरी लेंथ को ही 12 नाम दिया। क्यों? क्योंकि हमें मिड पॉइंट से कभी कभार काम रहता है, तो डायपोल का ही लेंथ उसको L की बजाय 2L कहा है, ताकि हमें कभी कभार उसके मिड पॉइंट से भी जरूरत रहती है, इसलिए एरिया इंटू 2L, तो ये हो गया QM/A। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नेटाइजेशन। तो उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ और यूनिट एरिया। छोटे छोटे पॉइंट से ज़्यादा है, रिपीटेशंस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेक्चर खत्म होने के बाद अगर तुरंत लिखोगे तो मस्त अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा, ताकि है छोटे छोटे पॉइंट्स पर ज़्यादा है। ओके, हमें जो बड़ी थियरी हो जिसका सीक्वेंस हो तो अपने को अच्छी तरह से याद रहता है, पर अगर आप इसमें सीक्वेंस जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। पहला पॉइंट B0 का, दूसरा पॉइंट BM का, तीसरा पॉइंट B0 की वजह से जो इंटेंसिटी होता है वो, चौथा पॉइंट मटेरियल की वजह से जो इंटेंसिटी होती है उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, इसको कहते थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसको कहते थे मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी दोनों का मतलब, पहले दो का तो मतलब बी ही था। ओके, अगर आप जोड़ पाओ तो। और अभी मैंने जो बताया था वो परफेक्ट आया। देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, hence the total magnetic field of B that's inside the magnetic material is the result of magnetic field and BM। कहा था
दोनों को ऐड करो, म्यू 0 कॉमन आया, h प्लस m बना, और यहाँ पे बोथ h एंड m हैव द सेम यूनिट्स दैट नेमली एम्पियर पर मीटर, यानी एक तरीके से b0 और bm सेम बना, तो उसी तरह से h और m भी तो सेम ही बना। ओके, जितनी सिमिलरिटीज ढूंढोगे उतना ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आता है परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी दैट समथिंग अबाउट द परमिशन। परमिशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, तो कि परमिशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम जो भी दे रहे हैं, क्या वो मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या, तो कि परमियाबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और परमिटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपके मटेरियल ने मेरी बातों को परमिट किया कि आप उसको एब्जॉर्ब कर पाए? अगर हाँ तो समझ में आता है, अगर ना तो समझ में नहीं आता है। जनरली कोई स्टूडेंट्स पहले से समझ जाता है कि पहले जो भी बताया जाए उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर थोड़ा सोचो तो समझ में आ ही जाएगा। पर अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं पहले एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, पहले तो हम आर्ग्यू करते हैं, ऐसा कैसे वैसा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिना समझे अगर आर्ग्यू करोगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो आर्ग्यू जो है वो ऐसे ही हवा में चला जाएगा, और उससे जो फ्रूटफुल आउटकम मिलना चाहिए वो अपने को मिलेगा ही नहीं। तो मटेरियल में भी ऐसा है कि परमियाबिलिटी दैट इज समथिंग साउंड्स लाइक परमिशन। जैसे इलेक्ट्रिक के अंदर परमिटिविटी वर्ड था, इसी तरह से यहाँ पे परमियाबिलिटी है। और इसको सब बताया है कि दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, तो हर एक में देखोगे ना तो डिफाइंड एज मतलब दो अलग अलग तरीके से भी डिफाइन आप कर सकते हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी बी बाय एच, दैट्स कॉल्ड एज म्यू। तो B बाय एच आ गया तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी परमियाबिलिटी इन अ मटेरियल टू द परमियाबिलिटी इन वैक्यूम, इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव परमियाबिलिटी। सी दैट permeability of various magnetic substance can be compared with one another in terms of relative mu r equals to mu by mu naught। ओके, यहाँ पे वैसे ये पूरा का पूरा टॉपिक इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव यानी क्या, तो कि देखते जाना है, सोचते जाना है, दिखते जाना है, सोचते जाना है, और दिमाग में सेट करते जाना है कि ओके इसका डेफिनेशन, तो यहाँ पे 6-7 अलग अलग क्वांटिटीज की डेफिनेशंस है। ओके, पर डेफिनेशंस को भी आप चाहो तो एक लेवल तक आप समझ सकते हो, पर समझने के बाद उसको याद रखने के लिए उसको लर्न ही करना पड़ता है। ओके, सीधा मैं समझ गया अब मैं लर्न, ऐसे नहीं हो सकता है। समझने के बाद दूसरा स्टेप को फॉलो करना ही पड़ता है, वो फॉलो करते हो तो ही आउटपुट मिलता है। ससेप्टेबिलिटी, तो ससेप्टेबिलिटी का मैंने आइडिया दिया था। ससेप्टेबिलिटी समथिंग लाइक टू सस्टेन, कितना वो सस्टेन कर पाता है। कि मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो दिया, उसने एब्जॉर्ब भी किया, मतलब उसने एग्री भी किया कि हाँ चलो मैं मैग्नेट बन गया, पर कितना वो एक्सेप्ट कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, और करने के बाद वो कितना अपने आप में उसको स्टेट पे रख पाता है। तो यहाँ पे बताया दैट measures the ability of a substance to take up a magnetization when placed in a magnetic field, यानी जब उसको वहां पे रखा जाता है तो कितना वहां पे वो अपने आप को सस्टेन कर पाता है, कितना वो अपने आप को मैग्नेटाइजेशन होने देता है। एंड अगेन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कितना आप, वर्ड्स इसके थोड़े अजीब होते हैं, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, पर अगर आप उसके वर्ड को एक बार समझ लो कि मैग्नेटाइजेशन किसका होता है, मटेरियल का होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कौन इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज करने का ट्राई करता है, तो कि जो सोर्स होता है वो। तो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल का होता है विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो सोर्स का होता है। तो m बाय h का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं ससेप्टेबिलिटी। ओके, ऑफ कोर्स ससेप्टेबिलिटी सस्टेन कितना करेगा वो तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कि जैसे मैं ऐसा कह दूं कि h जो है ना वो सोर्स की वजह से था, मैं बहुत बार आपको बस सिर्फ टोकता रहूं, मैं जितना अपना इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतना आपका ससेप्टेबिलिटी है ना वो कम होता जाएगा। बट एज ए टीचर मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो कुछ लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप कहते हो तो बच्चे सुनते हैं, हमारे तो सुनते ही नहीं है। तो आपका ज्यादा अच्छा कौन चाहता है, टीचर्स या पेरेंट्स? आप कहोगे शायद दोनों, पर नहीं, फिर भी बहुत सबसे ज्यादा अच्छा कौन?
तो क्या ऑफ कोर्स पेरेंट्स, पर आप तो उसी की बात नहीं सुनते हो जो आपका बहुत अच्छा चाहते हैं। ऐसा क्यों? वो हमें नहीं पता, आप ऐसी बातें मत करो प्लीज यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही चीज अपने को समझाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज ए काइम। काइम, हाँ वैसे इसको बोला जाता है CHI काई, और यहाँ पे ये जो सिंबल बनाया है वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस, लाइक दैट। ओके, ऐसा एक सिंबल यहाँ पे ऐसा कर दिया, जिसको आप काई एम कह सकते हैं, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ऐसा ही एक पॉइंट आता था जिसको आप कहते थे शायद इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी यानी सस्टेन कर पाना, तो एम और एच का रेशियो। तो आपका खुद का मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मटेरियल का होता है, जितना मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा उतना ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, मतलब जितनी बातों को आप खुद समझोगे उतना आपको फायदा ज्यादा होता है। ओके, तो जो एग्जांपल अभी मैं दे रहा था ना, उस एग्जांपल को दिमाग में नहीं रखना है, इस फिनोमेना को दिमाग में रखना है। ओके, ये तो मैं समझाने के लिए ट्राई करता था कि मटेरियल जो है और जो सोर्स होता है उसको यहाँ पे जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसको आप चाहो तो आप आपके आजू बाजू में से कहीं ना कहीं से उसको रिलेट कर सकते हो। अब आ गया B इक्वल टू म्यू जीरो H प्लस एम, जो अभी हमने देखा था, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू H, यानी क्या? तो ये जो B इक्वल टू म्यू एच कहा, तो कि B इक्वल टू म्यू एच कब कहा था? तो कि वो जब वो फाइनल था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जब हमने वैक्यूम में रखा था, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो था वहां पे तो म्यू एच कैसे थे। अब इन्हीं दोनों चीजों को आप कंपेयर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे म्यू एच, म्यू जीरो एच प्लस एम, तो देखा जाए तो म्यू बाय म्यू जीरो ले लो, तो म्यू बाय म्यू जीरो क्या बन जाता है? तो कि म्यू बाय म्यू जीरो जो है, वैसे ये जो 2-4 स्टेप्स है ना, उसको मैं यहाँ पे फिर से अपने हिसाब से लिखकर बताता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। कि पहले बताया B इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम, यहाँ पे म्यू एच लिया, यहाँ पे म्यू जीरो एच प्लस यहाँ पे एम लिया। अब यहाँ पे ये ऐसा कहना चाहते हैं कि दोनों में म्यू तो है ही, यहाँ पे ये एच, मतलब इसके बाद क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, म्यू एज इट इज, म्यू बाय म्यू नॉट यहाँ पे ले लो, यानी ये म्यू म्यू नॉट इधर चला गया, और इस h को डिनोमिनेटर में जाने दो, तो h बाय एच प्लस एम बाय एच कह सकता हूँ ऐसा, तो क्या कह सकते हो? h बाय एच क्या हो गया? तो क्या 1 हो गया, तो क्या हाँ। m बाय एच क्या हो गया? तो क्या काई एम हो गया, तो क्या हाँ। म्यू बाय म्यू नॉट यानी परमिटिविटी, परमियाबिलिटी टू मटेरियल टू द वैक्यूम, उसको म्यू आर कह सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से एक आधा स्टेप कैंसिल करूँ, इसके बाद मैं ऐसा सोचूं, और इसके बाद क्या मैं सीधा ये सोच सकता हूँ? तो क्या सोच सकता हूँ? तो कि ये स्टेप और ये स्टेप दोनों को मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से इग्नोर कर सकता हूँ, ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग सीधा सीधा कहता है कि म्यू बाय म्यू नॉट ले लो, एच को इधर ले लो, तो ये ऐसा बना, एच बाय एच यानी 1 बना, एम बाय एच यानी काई एम बना, म्यू बाय म्यू नॉट यानी म्यू आर बना। So this is the relation of relative permeability and chi-m, that is called as a susceptibility. So this is the basic idea of all these quantities. अब यहाँ पे जो मैंने कहा था ना 3 टाइप की मटेरियल, वैसे यहाँ पे ये 16, 17, 18, 19 उसी का रिपीटेशन करेंगे। ओके, पर वो सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, उसके पॉइंट्स याद रखो, इसलिए दिए हुए हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल क्लासिफिकेशंस का है, डाया, पैरा और फेरो किसको कहते हैं, उसमें से आपको उसके एग्जांपल्स मिलेंगे। तो डाया मटेरियल ऐसा होता है जो वीकली अट्रैक्टिव होता है। ओके, यहाँ पे डायमैग्नेट्स which those which develop a feeble magnetization in opposite direction of the magnetic field, और सॉरी वीकली रिपेल करेगा। ओके, और वीकली अट्रैक्ट करेगा, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। मतलब जैसे कहा था ना कि रखो मटेरियल के अंदर तो रिपेल करता है, दैट इज ए फेबल मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। Such substances are febly repelled by magnets and tend to move from stronger to weaker parts of a magnetic field. तो यहाँ से 2 बात याद रख सकते हैं, डाया मैग्नेट, इसका नाम में है डाया, पर काम डाया जैसा नहीं है। ओके, આપણે તો કોઈ ડાયન ગાંડો માણસ, એમ આનું નામ डाया, पर काम डाया जैसा नहीं है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो अट्रैक्ट नहीं होता है, वो रिपेल होता है, बट फेबली रिपेल्ड यानी वीकली रिपेल होता है, एंड इट्स मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू वीकर,
स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो भी वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर भाग जाता है। और उसके एग्जाम्पल बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब इसको याद रखना बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे डाया है जो रिपेल करता है, तो यहाँ से ये सभी जो है उसमें से क्या आप सीधा सीधा सिंपल सा याद रख सकते हो, H2O। वैसे आपको इसके सभी के शॉर्ट फॉर्म मैंने उसके जो सिंबल्स वो याद है। ओके, जैसे आप इसको चाहो तो ओके, बिस्मथ, कॉपर, जिंक, लेड को Pb, ओके, गोल्ड यानी Au, सिलिकॉन यानी Si, नाइट्रोजन H2O यानी वाटर, सोडियम। ओके, तो आप चाहो तो वैसे इतने सारे नहीं याद रखने हैं, कुछ भी कोई भी 4 या 5 याद रख लो, इट्स मोर देन इनफ। ओके, 2-4 बार याद रखोगे पता चल जाएगा कि वाटर है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड है, लेड है, जिंक है, बिस्मथ है, वो अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, तो हो गया डायमैग्नेटिक। 2-4 बार दिमाग के अंदर वो घूमेगा ना तो अपने आप याद रह जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन। पैरा, तो डाया रिपेल करता था, तो पैरा are those which develop a feeble magnetization in the direction of magnetic field, यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ये इन द डायरेक्शन में है, ये फेबली रिपेल करता था तो ये अट्रैक्ट करेगा। ओके, दैट्स अट्रैक्ट। ये स्ट्रॉन्गर से वीकर में जाता था तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर में जाएगा। सीधी सीधी कंपैरिजंस पता चलना चाहिए, पता चल सकता है, और चाहो तो आप उसको इजीली याद भी रख सकते हो। एग्जाम्पल्स उसके तो कि वैसे यहाँ पे नाम दिए हैं, पर आप यहाँ पे केमिस्ट्री का अपना नॉलेज यूज कर सकते हो। ओके, तो मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन। ओके, वैसे ऑक्सीजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा है, पर यहाँ पे आई प्रेफर कि आप जो अपने दिमाग को अलाउ करता हो, ओके, उसको बहुत सिंपल तरीके से आप याद रखने का ट्राई करिए। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यम 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 यम, और ये मत कहिएगा कि ऊपर भी आता था यम। ओके, पर वहाँ से और यहाँ से थोड़ी कंपैरिजंस आप उठाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपको याद रह सकते हैं। वैसे ये सिंपल तरीका आप प्रेफर करिएगा जिससे आपको उसके एग्जांपल्स याद रह सके। ओके, तो डाया रिपेल, पैरा अट्रैक्ट, डाया स्ट्रॉन्गर टू वीकर, पैरा वीकर टू स्ट्रॉन्गर, फेरो, तो कि डाया और पैरा जो थे वो फेबली यानी वीकली अट्रैक्ट है तो वीकली रिपेल करते थे, पर फेरो जो है those which develop a strong magnetization in the direction, मतलब ये strongly attract करता है, and that's strongly attracted by magnets and again move from the weaker to stronger। तो पैरा और फेरो दोनों में वीकर टू स्ट्रॉन्गर ही होता है, पर ये स्ट्रॉन्ग वाला है। इसमें आता है अल्निको एलॉय प्लस आयन, कोबाल्ट एंड निकल, तो काम आपका हो गया। आयन, कोबाल्ट, निकल अलग अलग याद रखा, या तो अल्निको एज एलॉय याद रखा, इट्स मोर देन इनफ। अब जो ये 3 पॉइंट है उसी की बातों को यहाँ पे बार बार अलग अलग तरीके से हम रिपीट करेंगे, कुछ इस तरह से। हर एक में सेम क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे 3 क्वेश्चंस बनेंगे। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, व्हाई आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, स्टेट क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड तीसरा आएगा, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो इसका ओरिजिन यानी क्या, एंड व्हाई दे रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ सुनने वाला है। सुनने के बाद जहां जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि यार इसमें कुछ छोटा सा पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं, तो वहां पे मैं समझाऊंगा। बाकी सब कुछ रीडिंग वाला पोर्शन है, रीडिंग करने के बाद लर्निंग वाला पोर्शन है। बट वाई, ओरिजिन, ये सभी पूछे नहीं जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर इसमें से कोई पूछना हो तो एक क्वेश्चन है जिसको आप कहते हो क्यूरीज लॉ, ये एक पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर कुछ पूछा जाए, पर ये सब कुछ मुझे बताना पड़ता है ताकि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पूछा क्या जाता है तो कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ना, वो 2 मार्क का होता है। 2 मार्क के लिए 4 प्रॉपर्टी मोर देन इनफ है। ओके, पर देखो यहाँ पे 7 प्रॉपर्टी डाया की,
ओके, यहाँ पे 22 पैरा, उसमें 7 और 8 प्रॉपर्टी, फेरो 10 प्रॉपर्टी, पर यहाँ पे मुझे देनी पड़ती है। ओके, आपको 8, 9, 10 सभी याद रखने हैं तो कि नहीं यार, ओके, आप लिमिट में याद रख लो, इट्स मोर देन इनफ, बट दिस इज ए नोट्स, तो नोट्स के अंदर तो हमें देना ही पड़ता है। ओके, तो वो आपको क्या करना है, तो कि आपको उसको सब याद रखने का ट्राई करना है। ओके, तो ये जो है इट्स जस्ट नॉलेज और इट्स कंसिडर्ड जस्ट इंफॉर्मेशंस। ओके, पर वो आपके दिमाग में आपको सेट करना ही पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता दूं यहाँ पे, दैट्स द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म, रिपेल, बिस्मथ, कोबाल्ट, सॉरी हाँ, बिस्मथ, कॉपर, लेड। ओके, तो एटम्स लाइक दैट BiCu, Pb, जो अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट। ये जो काम का है, अगर केमिस्ट्री वक्त में पढ़ा हो तो। ओके, that electrons occur in the pair which one of them revolving clockwise and their anti-clockwise around the nucleus। ये काफी काम की इंफॉर्मेशन है कि ऐसा समझाना चाहते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको आप मैग्नेटिक मूवमेंट कह सकते हो, वो मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप के अंदर डेवलप कर सके। और इसीलिए ये लाइन डायमैग्नेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज जीरो। वहाँ पे टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया और खत्म हो गई बात। When such atom is placed in a magnetic field, the speed of revolutions of one electron increase and the other decreases. And this sample moves stronger to the weaker parts of the field, and that is a diamagnetic substance. मतलब क्या, तो कि ये पढ़ने वाला था, एक बार समझने वाला था, ऐसा क्वेश्चन वैसे आप पॉइंट्स वाइज भी देखने जाओ ना तो एक ही लाइन काम की है, तो इसमें से कोई 2 मार्क का क्वेश्चन भी फॉर्म नहीं होता है। तो उस तरीके से हाँ, अगर कोई लोकल एग्जाम है, कोई ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है और पूछना हो, वैसे इस पूरे चैप्टर का ही वेटेज बहुत ही कम है, तो पढ़ना है, बस याद रखने का ट्राई करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो क्यूरीज लॉ है, वो क्यूरीज लॉ तो आपको समझना है, तो अब आपको मैं होमवर्क देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वो 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 16, 17 जो है वो 1 बार लिखेंगे, और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, जो उसकी प्रॉपर्टीज वाले हैं, वो सभी आप एक बार लिख देंगे, सो दैट्स मेक माय वर्क इजी। रीडिंग ही है, 20 है, 22 है और 23 है, यस। तो पार्ट 1 क्वेश्चन 21, 22, 23, 16, 17, ये सभी क्वेश्चन 1 टाइम लिखेंगे, पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, इसमें से 70-80% आपको याद रह जाएगा। और क्वेश्चन 15 है वो आप 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स, ताकि उसके अंदर डेफिनेशंस है। ओके, तो आज का लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं।